हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वोकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने 2000 और 2002 2 साल के पेपर को सॉल्व कर लिया है। और मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि हम लोग 20 साल के पीजीटी के पेपर 20 सालों में 2000 से 2020 तक जितने भी यूपी पीजीटी के पेपर हुए हैं केमिस्ट्री के, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उनका सलूशन भी बताऊँगा आप लोगों को। और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इसी के उसमें जो है आज हम लोग 2003 का पेपर सॉल्व करेंगे। और ये आप देख ही रहे होंगे कि हर पेपर के 4 सेट हैं। और क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं जो कि ईज़िली आप देख भी पाएँ, उतना टाइम भी दे पाएँ। अगर मैं एक एक घंटे की वीडियो अपलोड कर दूंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग 1 घंटा देख के शायद ना देखें, बट बेनिफिट उसमें भी आप ही का है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो पर्याप्त है आप लोगों के लिए। और अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम भी है, तो अगर आप रेगुलर आज ही से वीडियो देखेंगे और कई बार देख लेंगे वीडियो, जब भी आप फ्री रहें, लेटे रहें, पढ़ने का मन ना हो, बुक्स उठाने का मन ना हो, उस टाइम आप मोबाइल में ईयरफोन लगा के वीडियो को 1.5 पे स्पीड पे कर दें और आराम से उसको सुने। बस सुनते ही रहेंगे, अगर 4-5 बार सुन भी लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। और आप देखिए भी 2 साल के पेपर ही सॉल्व हुए हैं तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो आप समझिए अगर 20 साल के यूपी पीजीटी और 20 साल का पीसीएस यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व हो गया एग्ज़ाम से पहले, तो आप मान के चलिए 50 क्वेश्चंस तो इन्हीं में से आने हैं। तो इसलिए ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी सब लोग जैसा कि पढ़ ही रहे होंगे, कोचिंग कोई ना कोई ज्वाइन किया ही होगा। और आप लोग अपने से जो है किताब वगैरह, नोट्स वगैरह, और मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। स्पेसिफिक टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप वो पढ़ाऊंगा। और मैंने जो अभी डिस्कस किया है कट ऑफ के, जो पिछले 4 एग्ज़ाम्स के कट ऑफ, कितनी सीट कितना मेरिट गई, वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो उससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं या जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी बता दूं कि यहाँ पे 20 साल यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व होगा केमिस्ट्री का, और यूपी पीसीएस का 20 साल का केमिस्ट्री पेपर सॉल्व होगा। और जितनी जल्दी ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग केवीएस के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में केमिस्ट्री क्वेश्चंस आए हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करूँगा विद सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी। तो जो लोग नए हैं चैनल पे तो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दीजिए कि यहाँ पे वोकल एजुकेशन में 20 साल यूपी पीजीटी का पूरा पेपर सॉल्व होगा। और आज हम 2003 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो 2003 केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें भी 85 क्वेश्चन ही थे। और ये देखिए आपको पूरा इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कैसे क्या है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो उसमें बहुत जगह गलतियाँ रहती हैं। तो गलतियों से क्या होता है कि जैसे वैल्यू अगर गलत दिया है या कुछ भी दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका सोल्यूशन क्योंकि मिलता भी नहीं है और कहीं डिस्कस भी नहीं किया गया है, क्योंकि मैं तो हर जगह देख ही रहा हूँ। तो जहाँ पे मुझे उसका वैल्यू वगैरह सही नहीं मिलता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको सर्च करने में, पेपर ढूंढने में, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बुक से दिया ही होगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो सॉल्व बनाया गया होगा तो बुक से ही बनाया गया होगा। तो बहुत उसमें मेहनत लगती है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए। और आज हम लोग पहला सेट डिस्कस करेंगे। और तो इसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। और सबसे स्टार्टिंग में ही मुझे बोलना था, खैर मैं बोल नहीं पाया क्योंकि जैसे ही देखता हूँ तो बस वो सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बस पढ़ाई की बात ही आ जाती है। तो आप लोग अभी जो है दिवाली में या तो घर गए होंगे या जहाँ भी होंगे तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सबको हैप्पी दिवाली। खूब इन्जॉय करिए, मिठाइयाँ खाइए और पटाखे कम बजाइए, क्योंकि वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बजाइए लेकिन पटाखे कम बजाइए। और सब लोग जो है साथ ही के साथ 1-2 घंटा पढ़ाई भी करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो जो है लास्ट में पढ़ना ही है और एग्ज़ाम तो होना ही है, तो बहुत ज़्यादा जो है इससे बच के नहीं रहा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बातें काफ़ी हो गई हैं,
टाइम भी काफ़ी हो गया, तो इसलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ वैल्यू लिखा है। और फॉर द रिएक्शन 2C6H6 प्लस 15O2 प्लस 12CO2 प्लस 6H2, ठीक है। तो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो यहाँ पे आप लोग जो है देखिए फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो आर की वैल्यू सबको पता ही रहती है 8.34, और टी यहाँ पे जो है 27 है, और उसको क्या करना है केल्विन बदलने के लिए हम उसमें 275 में ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम लोग डेल्टा एन देखिए क्या है, डेल्टा एन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ़ गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ़ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट में कितना है 12, रिएक्टेंट में कितना है 15, तो ये हो जाएगा -3। तो फिर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई जैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 इंटू 8.34 इंटू 300, तो ये आ जाएगा आपका -7.48 किलो जूल। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन और मिला कि अगर एग्ज़ाम में वो भी पूछा गया है, किसी आगे आपको मिलेगा पीजीटी में ही, कि अगर यहाँ पे ये रिएक्शन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ 27 है, और अगर 25 पे दे दिया जाए, तो ये देखिए इसका पूरा जो है सोल्यूशन नीचे दिया है। द हीट ऑफ रिएक्शन इज़ बेसिकली डेल्टा एच अ कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और सेम वही प्रोसीजर है डेल्टा एन निकाल के। और मुझे लगता है कि यहाँ 25 यहाँ माइनस होना चाहिए, तो इन्होंने माइनस नहीं लिखा है, तो ये शायद एक दिक्कत है। तो यहाँ पे आप -7.43 कर लीजिएगा। और अगर किसी को समझने में यहाँ मैंने इसीलिए नीचे सोल्यूशन दे दिया है जिससे ये आप 25 वाला भी सॉल्व कर लें और 27 वाला भी, और दोनों के आंसर बता दिए हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इसको यहीं बता दिया कि क्योंकि आगे आएगा तो फिर मैं वहाँ पे सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ जाऊँगा। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और एक बार अपने से आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है -7.48 किलो जूल है, ठीक है। फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो है जो वैल्यू दी गई है 2.3 × 10⁻11 द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इन वाटर एट 298 केल्विन इज 2.3 × 10⁻। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2.3 दिया है, फिर वहाँ पे जो है 3.2 दे दिया है आगे। इस वजह से इसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये मतलब 2.3 से 3.2 है। तो अभी मैं इसका सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 2 × 10⁻⁴ दिया है, और यहाँ पे निकाला 2 × 10⁻12। तो मतलब आंसर भी अलग है, सोल्यूशन भी अलग है। तो और जो वैल्यू दी है वो गलत दी है, तो इसलिए इसको आंसर निकाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि चारों वैल्यू अलग अलग रख के फिर 4 बार निकालना, मतलब मुझे नहीं लगा कि उसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू दे के गलत कर दिया है, मिस प्रिंटिंग होगी जो भी है। फिर थर्ड क्वेश्चन हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधे दिया है कि 4 ऑप्शन हैं, तो आपको पता है कि फोर्थ ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की आपने पढ़ी होगी, और जिन्होंने रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी कार्बोकैटायन पढ़ा होगा वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फिर क्या होता है, पूरा सीरीज़ वहाँ पे लिखवाते हैं। और जिसको अगर सीरीज़ नहीं होगी जिसके पास, वो मुझसे बोलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं ये भी वहाँ पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन ड्यू टू टेप, अब जो भी ये लिखा हो देखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम सिंस द डिग्री ऑफ रेजोनेंस इज हाईएस्ट। यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, बस इस वजह से इसको जो है रेजोनेंस की वजह से, जो कि पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज जब जो है मूव करेगा तो उससे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है बाकी सभी से, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज। तो इसका आंसर देख लीजिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट, इसमें क्या होता है कि एक एल्किल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, किससे, बेंजीन रिंग से।
तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग पे एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो इसी का आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। और ये नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, मैंने इसको भी ऐड कर दिया है यहाँ पे, और नीचे मैकेनिज़्म भी, क्योंकि लिख पाना वहाँ बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको जो है जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ। तो अगर पहले मैं इसको पहले वीडियो में आप देखेंगे 2000 में मैं लिख के करता था, तो लिखने में क्या ज़्यादा टाइम जाता था, तो मुझे लगा कि लिखने से बेटर है कि मैं आपको इस तरह फॉर्म में दे दूँगा तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, विच लेटर एड्स टू बेंजीन न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया। दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अलाउज द सिंथेसिस ऑफ मोनोएसाइलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एरीन्स एंड एसिल क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स. The products are deactivated and do not undergo a second substitution. Normally, a stoichiometric amount of the Lewis acid catalyst is required for both the substrate and the product from form complexes. AlCl3 and other Lewis acid like it will coordinate to halogens and facilitate the breaking of these bonds. In doing so, it increases the electrophilicity of its binding partner, मेकिंग इट मच मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपने देख लिया, और इसका ये मैकेनिज़्म भी दिया हुआ है कि कैसे एल्किल ग्रुप जाके बेंजीन पे अटैच होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। और ये जो बुक का एक्सप्लेनेशन है आप इसको भी देख लीजिए, जो इसमें दिया है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज़ एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज्ड फॉर एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन दिस रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम एल्किल एसाइल हैलाइड्स। तो पर्याप्त एक्सप्लेनेशन हो गया आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। मैकेनिज्म आप ज़रूर बना के देख लीजिएगा, क्या क्या स्टेप है, क्या होता है। आप इसका पूरा उसी समय पढ़ लीजिए जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। फिर देखिए 5वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। ये हम लोग 2002 में भी किए थे और ये 2003 में भी आ गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है पूछा है फॉर अ 2 कंपोनेंट सिस्टम व्हेन 3 फेज आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये हम लोग पिछले साल भी किए थे, तो ये फेज रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ f की वैल्यू क्या है 1। ये 2002 वाला ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप देखिए 5वां क्वेश्चन ही सेम रिपीट हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये रिपीटिशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जब आपका पेपर होगा अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। फिर हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 100 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट आपको पता है 0.693। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है 0.693 अपॉन टी ऑफ। तो और फिर यहाँ पे आपको दिया है कितना 100 सेकेंड, तो इसको 100 यहाँ पे रख देंगे और फिर ये आपका आंसर आ गया 6.93 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो इसमें कुछ करना नहीं था। इसका मैं नीचे देखूँ, नहीं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, और इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा था भी नहीं, कुछ बहुत ईजी सा है और आप कर लेंगे इसको। तो इसका आंसर हो गया 2nd। फिर है 7th क्वेश्चन में, अ मिथाइल क्विनोलिन, ठीक है, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन फॉर्म्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ pyridine विच ऑन हीटिंग गिव्स 2 एनहाइड्राइड्स। तो इसमें आपको बताना था कौन सा स्ट्रक्चर है। फाइंडिंग ऑफ 2 एनहाइड्राइड्स फ्रॉम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑल दिस कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट एट एडिशन कार्बन एटम। तो इसमें देखिए 6 मिथाइल क्विनोलिन को जब हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है आपका। फिर वहाँ से देखिए हम गर्म करने पे क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यही चीज़ यहाँ पूछा था। तो सिंपल सी रिएक्शन थी और एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको ये आएगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मिथाइल क्विनोलिन। तो इसको आप पेन कॉपी से ज़रूर बना लीजिएगा एक बार। फिर है 8वां क्वेश्चन, द वन विच विल शो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक इफेक्ट। ऑस्मोटिक इफेक्ट पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उसमें मैंने आपसे बोला था कि आप जहाँ भी नोट्स बुक में पढ़ रहे हैं उसको देख लें। तो 8वें का आंसर हो जाएगा आपका 4th, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, 2nd, ठीक है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा आपका 2nd। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज डिटरमाइंड बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट method and comes out to be 244. The actual molecular mass is 122. Therefore, it corresponding to dimers which are formed by hydrogen bonding.
एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बिकम हाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, और ये स्ट्रक्चर भी दिया है और इसका एक्सप्लेनेशन हम जो इसमें दिया है वो देख लेते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर शोन बाई सोल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूट्स विच अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन बेंजीन बेंजोइक एसिड डाइमराइज, हेंस इट शोज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक इफेक्ट। तो इसका सोल्यूशन हो गया आपका और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, पायरॉल डज नॉट शोज बेसिक प्रॉपर्टी बिकॉज। तो सबसे पहले तो पायरॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और क्योंकि पायरॉल जो है ये इसके बगल वाले दोनों कार्बन पे जो है sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इस वजह से ये जो है बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन ऑर्डर टू एक्वायर एरोमेटिक कैरेक्टर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड विथ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम, हेंस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पायरॉल डज नॉट शोज बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। फिर 10वें पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक क्या है कि जिसमें जो है लिविंग ग्रुप जो है रिप्लेस होगा किससे, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बना के रिएक्शन दिखा भी दिया है कैसे ये होता है, बाकी यह है तो बहुत ईजी, आप भी कर लेंगे। फिर 10वें का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सिस्टम ऑब्जर्व्स 3.0 इंटू 10⁻16 क्वांटा ऑफ लाइट पर सेकेंड ऑफ इरेडिएशन फॉर 10 मिनट्स, 0.002 मोल ऑफ द रिएक्टेंट was found to have reacted. The quantum efficiency of the process is। तो यहाँ पे क्वांटम एफिशिएंसी पूछा है, तो क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे जो है कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट किए हैं उसका, और जितने एब्जॉर्ब हुए हैं उसका वैल्यू रखना है। और ये शायद पिछले साल भी आया था या इसी साल, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन था पिछली बार, आप एक बार देख लीजिएगा, याद नहीं है मुझे सही से। तो इसका ये अभी एक आगे भी यही क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया है, हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा 66.9%। ठीक है, फिर हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करके इसका बताया गया इक्वल 2 टाइम्स ऑफ Kp, बट जो मैंने पढ़ा बुक में भी और कई जगह देखा तो ये दिया है 3 टाइम्स ऑफ Kp। तो मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन इसलिए नीचे लगा दिया है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप डिसाइड कर लेना कि 2 Kp होगा कि 3 Kp। और आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करिए, अगर मान लीजिए मेरे को कुछ गलत क्वेश्चन में आंसर दे देता हूँ या कुछ भी है जैसा कि आपको पता हो, तो थोड़ा सा मतलब आप मुझे बता सकते हैं। इसमें मतलब कोई वो बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है ना, मुझे मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए जो भी है, तो उससे क्या होता है इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। फिर है 12th क्वेश्चन है, ऑन प्रेशर नेसेसरी टू ऑब्टेन 50% डिसोसिएशन ऑफ PCl5 है 250 डिग्री सेंटीग्रेड इज न्यूमेरिकली। तो यहाँ पे देखिए PCl5 को डिसोसिएट करके PCl3 प्लस Cl2 बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम Pa.2 एटम, Pa.2 एटम, फिर Kp निकाला गया है तो ये Pa.2 है, तो P बराबर 2 Kp। अब ये इन्होंने इस तरह से, और ये देखिए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रेशर नीडेड टू ऑब्टेन 50% डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट 250 से, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ Kp, और इन्होंने प्रूव भी किया है। तो इन्होंने कैसे किया ये भी आप देख लीजिए कि Kp इन्होंने PPCl3 PPCl2 प्लस और P जो है PPCl5 का, तीनों का वैल्यू रख दिया है, सबका स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू एक रखी थी, उसका उसी को सॉल्व करके इन्होंने 1/3 जो वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 Kp। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मुझे भी। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, और फिर मैं इसका जो है राइट आंसर बताऊंगा कि ये 2 Kp है कि 3 Kp है बाद में अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग अगर पढ़ रहे हैं और आप लोग साथ ही साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं, अपने से भी देख रहे हैं, तो आप लोग 12th का आंसर मुझे बताइएगा कि ये 2 टाइम्स ऑफ Kp होगा कि 3 टाइम्स ऑफ Kp होगा। ठीक है,
फिर है ये रिएक्शन दी हुई है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, और फिर A बनता है, फिर उसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो B बनता है। तो यही पहचानना था। तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। इसमें जो है NH माइनस जो है वो जाके रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, और फिर ये बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CNH, और फिर यहाँ पे एल्किल हैलाइड आ जाएगा। तो R से जो है N पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका एल्किल ग्रुप, लग जाएगा यहाँ पे। तो पेन और पेपर पे अगर आप इसको करेंगे तो बहुत टफ नहीं लगेगा आपको। ऐसे बताने में थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि कोई रिएक्शन मुझे ऐसा मतलब ध्यान भी नहीं आ रहा था कोई ये नाम की रिएक्शन है क्या है। तो अगर ऐसा कोई नाम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के। फिर हम 14th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डस नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर है सिट्रिक एसिड, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज मेनली टू टाइप्स, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये हमको पता है। टार्टेरिक एंड लैक्टिक एसिड shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू asymmetric कार्बन एटम, while fumaric acid shows geometrical isomerism due to कार्बन डबल बॉन्ड, और citric acid does not shows स्टीरियो आइसोमेरिज्म ड्यू टू लैक ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है कि मतलब जिसके कार्बन के चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर हम 15th क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट 2000 के पेपर में आया था। तो देखिए आयोडोफॉर्म देखने के लिए कार्बोनिल के पास कार्बोनिल कंपाउंड तो यहाँ का ही है, लेकिन CH3CO होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मिथाइल ग्रुप एक ज़रूरी है उसके बगल में एडजेसेंट, तो वही आयोडो टेस्ट देता है आपका। तो कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग CH3CO, क्योंकि मैंने यहाँ सबका देखिए स्ट्रक्चर भी बना दिया, इसीलिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको भी कि कार्बोनिल कंपाउंड सभी में लगे हैं, लेकिन CH3CO वाला ही आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिड्यूसेस टॉलेंस रीजेंट। देखिए फिर से टॉलेंस रीजेंट आ गया, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज नोन एज रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स टॉलेंस रीजेंट टेस्ट। ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अब, तो जहाँ रिपीट हो रहे हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। फिर है 17th क्वेश्चन। टू गैसेस A एंड B हैव मॉलिकुलर वेट 144 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। द रेट्स ऑफ डिफ्यूज़न विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न देखिए कैसे, R इज दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। बट आप देखिए मैंने ऊपर इसका थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा है कि अगर सेम कंडीशन हो दोनों की, मतलब सेम प्रेशर और इन सब पे, तो R क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डेंसिटी के। तो RA अपॉन RB इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ लेते हैं, डेल्टा B अपॉन डेल्टा A, तो इज इक्वल टू MWB मॉलिकुलर वेट ऑफ B मॉलिकुलर वेट ऑफ A। तो यहाँ पे यही डायरेक्ट लिख दिया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। तो M2 क्या है 64 और M1 क्या है 144। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 8/12। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/12, ये सही है, ठीक है। तो 17th का आंसर हो जाएगा 3rd। फिर हम 18th क्वेश्चन पे आते हैं। रिएक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग अ कार्बन आयन इज। तो इसमें हमें बताना है किसमें कार्बन आयन नहीं बनता है। तो एल्डोल, क्लेजन और पर्किन रिएक्शन में आपके कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, तो वहाँ पे जो है कार्बन आयन बनेगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में नहीं बनता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बन आयन वाइल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब आपको क्या करना है, इसी तीनों को रिएक्शन को इस वीडियो के तुरंत बाद एल्डोल को, क्लेजन को और पर्किन को, तीनों को जो है तुरंत रिएक्शन और मैकेनिज्म, जो जो इंपॉर्टेंट बातें जहाँ भी आपने पढ़ा हो नोट्स में, तुरंत इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 133.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस आयन इज 0.464। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ Ag प्लस एंड NO3 प्लस आयन्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी रेस्पेक्टिवली। तो इसका सोल्यूशन मैंने देख लिया था, तो ये सही है। 71.4 एंड 61.9 ओम इनवर्स।
तो ये एकदम सही है और इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। और जो लोग, क्योंकि इसमें और कुछ बताने के लिए मुझे मिला नहीं, मैं देख रहा था, बुक में पढ़ भी रहा था, तो कहीं मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन जैसे बुक्स वगैरह में थोड़ा सा अच्छे डिटेलिंग में दिया रहता है हर चीज़ लिख के, तो यार यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर हम 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, अभी 11वां क्वेश्चन जो दिया था वही फिर से दे दिया है, तो ये रिपीट कर दिया है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ 66.9। क्वेश्चन नंबर 11 इसी वीडियो में जो है वही सेम रिपीट कर दिया है, मिस प्रिंटिंग की वजह से हो सकता है हो गया हो। और ये क्वेश्चन तो यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है कि मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये यूपी पीसीएस में मुझे लगता है 4-5 बार, तो मैं अभी जब पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा इमल्सन। मिल्क इज़ एन इमल्सन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम्स आर लिक्विड्स। ठीक है, तो मिल्क क्या है, इमल्शन है। फिर हम 22 क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो सारे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। पहला है रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, ये सही है। द विस्कोसिटी ऑफ एन आइसो कंपाउंड इज लेस देन नॉर्मल कंपाउंड, ये भी सही है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन है एन एलाइल कंपाउंड जनरली हैज़ अ विस्कोसिटी लेस देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइसोप्रोपिल कंपाउंड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और एन एलिल कंपाउंड जनरली हैज़ अ विस्कोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइसोप्रोपिल कंपाउंड, और ये स्टेटमेंट वाले हैं जहाँ भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो वहाँ पे इसको नोट करके आप इसको थोड़ा सा पढ़ते समय इस पे जो है ध्यान ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ गए हैं, तो जैसे नए क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ घुमा फिरा के ही पूछेंगे, तो आप इसका जवाब दे लीजिएंगे। फिर है वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ अ कीटोन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज डिकम्पोज बाई एन एसिड। तो यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो आर माइनस के फॉर्म में निकलेगा, कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन करेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये टर्सरी अल्कोहल बना लेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल, एकदम इसी मैकेनिज्म था। फिर हम 24th क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो निकल कार्बोनिल इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, तो निकल कार्बोनिल क्या होता है 3D8 4S2, और जब आप इसको करेंगे तो डायमैग्नेटिक है। बहुत जो लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो वो तो वैसे ही बता देंगे, उनको याद रहता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी सब सही हैं। डायबोरान इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये भी ठीक है। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड हैज़ स्क्वायर प्लेनेटोमेट्री, ये भी ठीक है। तो डायबोरेन हैज़ अ 2 बोरान हाइड्रोजन बोरान 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिजिंग बॉन्ड्स, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल कार्बोनिल जो है पैरामैग्नेटिक ना होकर डायमैग्नेटिक होगा, तो ये सही है। जिनॉन देखिए ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का जो है मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्क्वायर प्लेनर होता है जिनॉन फ्लोराइड। फिर हम 25 क्वेश्चन पे आते हैं। एट द वर्क एंड एनर्जी डिफाइंड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन राइट इन टर्म्स ऑफ यस एंड नो। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते समय, मतलब पहले जब मैंने पढ़ा तो यहाँ लिखा था फोर्स्ट लॉ, अब मैं समझ नहीं पा रहा था ये फोर्स्ट लॉ क्या है, तो फिर मुझे लगा कि ये फर्स्ट लॉ ही होगा। तो थोड़ा सा मतलब समझिए लैंग्वेज की वजह से भी बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, मिसप्रिंट की वजह से पढ़ने में ऐसा लगता है कोई लॉ हो ही आओ पहले देख लेते हैं, तो सर्च करने में, पढ़ने में, बुक खोजने में अब फर्स्ट लॉ ढूंढने लगेंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो पता नहीं है भी कि नहीं है, वैसे है नहीं, तो मुझे लगा फर्स्ट लॉ ही लिखा है, फिर मैंने इसको करेक्ट किया। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, जितने भी लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स 4 लॉ, चारों आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में बात करता है, तो वर्क के बारे में बात करता नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा नो, और दूसरा हो जाएगा यस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप देखिए इसको कितना बड़ा बना दिया है, नो रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी बात है, लेकिन बस आपको फर्स्ट लॉ में सिर्फ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो यहाँ सिर्फ एनर्जी से मतलब है, तो आप देखिए वर्क से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये नो और यस कितना ईजी था। तो वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, वाइल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन अ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, तो जो लोग टेलीग्राम नहीं अभी तक ज्वाइन किए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो जो इसमें से रिएक्शंस आई हैं उनको पेन पेपर पे ज़रूर सॉल्व करें, तभी तो कोई फ़ायदा है, बाकी याद करने से तो याद होगा नहीं ज़्यादा,
आंसर आपको ज़रूर याद हो जाएंगे सारे मेरे वीडियोस से। अगर यही क्वेश्चन आता है तो आप, मुझे लगता है, बिना सॉल्व किए ही आराम से इसको सॉल्व आंसर बता देंगे। तो आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि देखिए टाइम 1 मिनट का भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन में, क्योंकि 10-5 मिनट तो गोले ही लग जाएंगे भरने में। तो वो टाइम बहुत कम है, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए कि बस आप देखें और कर ले जाएं, तो उसी में फ़ायदा है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए होंगे वो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। या मान लीजिए कोई सूचना देनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कुछ बताना हो, या किसी तरह से फिर से मेरे चैनल कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इससे बेटर है कि आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको पीडीएफ, पुराने पेपर और थोड़ा बहुत जो भी मैटर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं सेंड करता रहूँगा। और बहुत फालतू की चीज़ें देने का कोई मतलब नहीं है, जो कि कई लोग देख रहा हूँ ग्रुप में फेसबुक के जो है जितने मैटर हैं सब सॉल्व करके, मतलब फेसबुक में जो वायरल वो चीज़ें हैं वो सब भेज दे रहे हैं। तो वो सब तो सबके मोबाइल में है, बहुत ज़्यादा उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं देखना है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास रहे मैटर, बल्कि जो काम की चीज़ें हैं बस वो रहे, और आप उन्हीं को बार बार पढ़िए, क्योंकि उन्हीं को बार बार पढ़ के सिलेक्शन पा सकते हैं, और रोज़ नया पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए, और ये सेट फर्स्ट था 2003 का। बाकी सारे क्वेश्चन भी अपलोड होंगे, तब तक आप लोग दिवाली एंजॉय करिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का जो है माहौल बना रहे, सपोर्ट मिलता रहे। मुझे भी एक लाइक से सपोर्ट मिलता है आपके, कि हाँ लोग चलो कुछ तो फ़ायदा मिल रहा है उनको, तभी लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए, और हैप्पी दिवाली सबको वंस अगेन। और फिर हम लोग कल मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।